नाज़रीन, इजराइल की तरफ से इस वक्त शदीद बमबारी शाम पर की जा रही है। उनकी मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है और यहां पर हालात काफी कशीदा हो गए हैं जब से शाम से इजराइल पर हमला हुआ है। और दूसरी तरफ यूरोप के ऊपर शदीद प्रेशर है, उसकी अपनी गवर्नमेंट्स का भी है, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस का भी है, सिविल सोसाइटी का भी है, पार्लियामेंटेरियंस का भी है कि वो जो एग्रीमेंट है इजराइल के साथ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसको कैंसिल किया जाए। फिर इसके साथ एक बड़ा वाकया यह हुआ है कि यूरोपीय यूनियन की अपनी जो फाइंडिंग्स है गजा जहरियत के हवाले से, वो जो रिपोर्ट है वो लीक हो गई है और तमाम यूरोपियन मीडिया के ऊपर चल रही है और उसमें यूरोपीय यूनियन की अपनी फाइंडिंग है कि इजराइल वहां पर वॉर क्राइम्स कर रहा है, मैस किलिंग्स कर रहा है। तो अब जो यूरोपीय यूनियन की लीडरशिप है उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि जब आपकी अपनी रिपोर्ट है, आपकी अपनी फाइंडिंग्स है और वो ये कह रही है कि यहां पर वॉर क्राइम्स हुआ है, तो फिर अभी तक इजराइल के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ये एक बड़ा वाकया हुआ है। इसके साथ नाज़रीन, वर्ल्ड ऑर्डर की सतह का एक और बड़ा वाकया होने जा रहा है और वो ये है कि यूरोपियन लीडरशिप जो है वो चाइना पहुंच रही है, जिसके अंदर फ्रांस के सदर भी हैं और जर्मन चांसलर भी मौजूद हैं और वहां पर वो ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के हवाले से, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के हवाले से वहां पर तैयारियां चल रही हैं और इस दौरे को बहुत अहमियत हासिल है और ये वर्ल्ड ऑर्डर की सतह का ये दौरा है। और उसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि चाइना यूरोपियन कंपनी से 500 जेट्स का ऑर्डर करने जा रहा है। इससे पहले चाइना जो अपने जेट्स मंगवाता है वो अमेरिका से मंगवाता है, जो उनकी बोइंग कंपनी, जिसको अभी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने भी ऑर्डर किया है, एक सबसे बड़ा ऑर्डर। चाइना उससे भी बड़ा ऑर्डर देने जा रहा है और अमेरिका को नहीं देने जा रहा, यूरोपियन कंपनीज को देने जा रहा है। हालांकि अब तो चाइनीज अपनी कंपनी भी उनकी जो है वो इतनी कैपेबल है कि वो ऐसे एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, लेकिन वो यूरोप को ऑर्डर देने जा रहे हैं और उसका मकसद सिर्फ यही है कि वो सिग्नल दे रहे हैं और उसका मैदान तैयार कर रहे हैं कि वो यूरोप के साथ ताल्लुकात गहरे करना चाहते हैं और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा धचका होगा। अमेरिकन एम्पायर जो कायम हुआ है वो यूरोपियंस की वजह से कायम हुआ है और अगर यूरोपियंस ना होते तो अमेरिकन एम्पायर कभी कायम ही ना होता। तो अगर यूरोप से कोई इस लेवल का बड़ा शिफ्ट आता है जिसके लिए मैदान सज रहा है और ये बहुत बड़ा वाकया के 500 जो जेट्स हैं वो ऑर्डर होने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर की सतह का इकदाम होगा। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और यूक्रेन जो है वो मजीद इस तरह के हमले रशिया पर करने जा रहा है जैसा उसने संडे को किया है। इस तरह की मजीद तैयारियां हो रही हैं, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर नेटो के ऑपरेशंस के बावजूद और अब वो तमाम ज़ाब्तों और उन तमाम अंडरस्टैंडिंग्स को जो उनके दरमियान हुई हैं, रशिया के साथ हैं, मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स जो तय हुए हैं, उन सब को वायलेट करते हुए तमाम तर नंगी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद रशिया का जो गलबा है वो यूक्रेन बैटल के अंदर इस वक्त मौजूद है, वो यूक्रेन बैटल में इस वक्त है और रशिया बड़ी विजडम के साथ, किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है और नेटो के लिए ये किसी तौर पर पॉसिबल नहीं है कि वो यहां पर जो है वो विक्टोरियस हो सके। अल्टीमेटली जो विक्ट्री है वो रशिया ही के हाथ में आने वाली है और ये नेटो के मुकद्दर का फैसला करेगी और नेटो इसके बाद कोलैप्स हो जाएगा। अगर रशिया इसमें मुकम्मल तौर पर विक्ट्री हासिल कर लेता है तो ये नेटो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए नेटो पूरा जोर लगा रहा है और अभी जो समिट हो रहा है उसमें मुमकिन है कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर भी डिक्लेयर कर दिया जाए या उसकी तरफ अहम कदम बढ़ाया जाए। लेकिन रशिया अपनी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज हम सीरिया से करते हैं। सीरिया से एक अनयूजुअल वाकया हुआ और रॉकेट जो है वो गुलान हाइट्स के ऊपर इजराइल के ऊपर फायर हुए। उसके बाद इजराइल भी हिल गया और अमेरिका भी, और अमेरिकन स्पेशल इन्वॉय जो है वो हंगामी तौर पर इजराइल पहुंचे और उसके बाद वो गुलान हाइट्स पर गए। इस वक्त टर्की भी माफिया तलाफियां कर रहा है इजराइल से। सीरिया जो है उसकी जो दमिश्क अथॉरिटीज, जिसको खुद इजराइल लेकर आया है, और नेतन्याहू ने गुलान हाइट्स पर खड़े होकर इस चीज का क्रेडिट लिया था कि इस रजीम को हम लेकर आए हैं। फिर उसी रजीम के ऊपर हमले भी किए और लैंड्स के ऊपर कब्जा भी कर लिया और जो बमबारी होती रही तमाम मिलिट्री साइट्स के ऊपर कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, वो भी हमने देखी। और अहमद अल शरा को जो है वो बहुत बुरी जबान भी उसके खिलाफ इस्तेमाल की, लाने का क्रेडिट भी लिया, बाद में उसको बुरी जुबान भी इस्तेमाल की और कहा कि ये तो फसाद फैलाने वाला है, इस तरह की बातें भी की। ठीक है, और अब जो है वो वही सीरियन अथॉरिटीज एक तरह से कदमों में पड़ी हुई हैं इजराइल की और माफी तलाफियां वो भी मांग रही हैं और टर्की भी मांग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल के साथ इंगेज कर रहा है, उसको कह रहा है कि हम दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे, बहुत सारा कुछ कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो इजराइल है
उसने कोई रहम नहीं खाया है और उसने स्ट्राइक्स बढ़ा दी हैं सीरिया के अंदर, और हमा का जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया है। इस वक्त दमिश्क से आगे जाकर हमा का जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया है। तो इजराइल एक ऐसी बेरहम ताकत है कि जिससे आप रहम की अपील करते हैं तो वो आपको और दर्द देगा, वो आपके ऊपर और बेरहमी दिखाएगा, क्योंकि इजराइल को एक ही चीज रोक सकती है और वो ताकत है। अगर आप उसके सामने कोई व्हाइट फ्लैग दिखाएंगे, उसके सामने कोई सरेंडर करेंगे, उसके सामने कोई अपील करेंगे, कोई रहम की भीख मांगेंगे, तो आपको और दर्द देगा। और अब आप देखिए कि ये जो कंट्रीज हैं ये इजराइल को स्टेबलाइजिंग फोर्स कहते हैं, और ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि जो इजराइल के खिलाफ इकदाम उठाता है असल में वही गलत रास्ते के ऊपर है। इजराइल के साथ इंगेज करना चाहिए, इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल अमन चाहता है, उसके साथ मिलकर ही अमन आ सकता है। इजराइल के खिलाफ इकदाम उठाने से तो ये डीप स्टेबलाइजेशन है। तो ये इतने डिल्यूजनल इस वक्त हो चुके हैं और जो रियलिटी को नहीं। अब आप देखें ना कि इनकी ये पॉलिसी तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, फिर भी मिडिल ईस्ट के अंदर अमन क्यों नहीं हो सका है। तो ये एक डिल्यूजनल रास्ता है, जो भी इसके ऊपर चलेगा वो उल्टे ही रिजल्ट देखेगा। अब आप देखिए हिजबुल्ला ये पहले लेबनान के ऊपर बमबारी कर रहा था इजराइल, और उस वक्त जवाब यह था कि चूंकि हिजबुल्ला इजराइल के ऊपर अटैक कर रही है इसलिए इजराइल हिजबुल्ला के ऊपर अटैक कर रहा है। अब कितना अरसा हो गया हिजबुल्ला ने एक रॉकेट भी इजराइल के ऊपर नहीं फायर किया, लेकिन जिस दिन से सीज फायर हुआ है एक दिन भी ऐसा नहीं है कि इजराइल ने कोई कार्रवाई लेबनान के अंदर ना की हो। अब नया जवाब यह है कि हिजबुल्ला मुकम्मल तौर पर सरेंडर करे, मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दे, और लेबनीज गवर्नमेंट जो इंतहाई डिल्यूजनल है वो कहती है कि इजराइल सही कह रहा है, वो इजराइल के इस मौकफ को इंडोर्स कर रही है और हिजबुल्ला के खिलाफ इकदाम उठाने की कोशिश कर रही है। अब आप देखिए कि इजराइल न्यूक्लियर पावर है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, और जो उसके पास वेपन्स हैं वो किसी के पास भी नहीं है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन्स इजराइल के पास है, वो जेनोसाइडल पावर है, अग्रेशन कर रहा है। उसके सामने आप कहते हैं कि आप हथियार भी डाल दें, यानी देखें ना कि वो सबसे तबाहकुन वेपन्स तो उसके पास हैं और आप डिमांड कर रहे हैं हिजबुल्ला से कि वो हथियार डाल दे, और वो भी जंग के बीच में। ये कौन सी पॉलिसी है भाई? तो ये एक डिल्यूजनल पॉलिसी है जिसको ये पिछले कई सालों से ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो इसको परसू कर रहे हैं और हासिल कुछ भी नहीं किया। तो ना इनको कुछ हासिल होना इस रास्ते के ऊपर, और ना इजराइल इनके ऊपर रहम खाएगा। आज फलस्तीन चला गया तो कल जॉर्डन की बारी और कल किसी तीसरे की बारी होगी, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है उसको भी ये इजराइल के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश करते हैं। ना ही रेजिस्टेंस इनसे खत्म होगी, ना ही इनके मंसूबे कामयाब होंगे, और रेजिस्टेंस जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आती रहेगी और इनके मंसूबे जो वो फेल करती रहेगी अनटिल एंड अनलेस इजराइल अपने अंजाम को पहुंचता है। तो ये यहां पर सूरत हाल है, और टर्की कह रहा है कि हम इंगेज कर रहे हैं, इजराइल से कह रहा है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, सीरियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन इजराइल जो है वो हमले जारी रखे हुए हैं। इसी दरम्यान गजा का सीजफायर अभी तक उसके कोई इम्कानात बहुत करीब करीब नजर नहीं आ रहे हैं, ना कोई निगोशिएशंस हो रहे हैं, और स्टीव विटकॉफ भी बस फारिग हो गया और उसने प्रपोजल दिया, हमास ने एग्री किया, इजराइल ने रिजेक्ट किया, और स्टीव विटकॉफ ने प्रपोजल वापस ले लिया जो हमास ने एग्री किया था। नया प्रपोजल दिया, हमास ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसमें मुकम्मल सीज फायर की गारंटीज नहीं थी। तो अभी तक अमेरिका से ऐसा कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा कि वो इजराइल के ऊपर आए। और इंपॉर्टेंट बात यह कि हम वेस्ट को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, असल में मिडिल ईस्ट को क्रिटिसाइज करना चाहिए। इनकी जो साइलेंस है और इनकी इस तरह से इजराइल के साथ जो एंगेजमेंट है यही सबसे बड़ी जिम्मेदार है जो अभी तक सीज फायर नहीं हुआ। देखिए वेस्ट तो इजराइल का इत्तेहादी है और वेस्ट की तारीख कोई ह्यूमन राइट्स से नहीं है, वो भरी पड़ी है उनके जो वाकयात, जो कॉलोनाइजेशन उन्होंने दुनिया में की हैं, उनकी जरा तारीख तो उठाकर देखें। आप उनसे कहते हैं कि वो सीज फायर करवाएं, तो असल में तो जिम्मेदार ये हैं, इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। वेस्ट तो इजराइल का इत्तेहादी है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन दो बड़े वाकयात इस वक्त हो रहे हैं। एक तो यह है कि यूरोप के अंदर एनुअल समिट होने जा रहा है जिसमें इजराइल मुतवक्के है कि वो शरीक होगा। डिस्पाइट के जो सारा वहां से क्रिटिसिज्म आ रहा है उसके बावजूद इजराइल इसमें शरीक होने जा रहा है, और यूरोपीय यूनियन की जो लीडरशिप है उसके ऊपर इस वजह से शदीद तनकीद हो रही है, शदीद प्रेशर है कि इजराइल को उसकी पार्टिसिपेशन कैंसिल की जाए। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि यूरोपीय यूनियन की अपनी रिपोर्ट जो है, और वो 2024 की रिपोर्ट है, जो फाइंडिंग्स यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट में थी और उन्होंने छुपा कर रखी हुई थी, जिसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि जेनोसाइड हो रही है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, वो रिपोर्ट लीक हो गई है और उसमें यूरोपीय यूनियन की अपनी फाइंडिंग्स है कि इजराइल यहां पर ये सारा कुछ कर रहा है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने वो रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं की। अब वो जो है वो किसी तरीके से अंदर से लीक हो गई है, तो अब उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर है कि एक तरफ तनकीद और एक्शन मिसिंग,
ऊपर से इस समिट के अंदर इजराइल की शिरकत, तो प्रेशर है कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो इस मीटिंग से पहले जो है वो कैंसिल किया जाए और इजराइल की शिरकत को जो है वो कैंसिल किया जाए। और अगर यूरोप अभी भी साइलेंस रखता है तो उसका तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन तमाम की क्रेडिबिलिटी साख मुकम्मल डिस्ट्रॉय होने जा रही है, उनका पूरा ऑर्डर इससे डैमेज हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि दुनिया चाइना के ऊपर ट्रस्ट कर रही है, बाकी नेशंस के ऊपर ट्रस्ट कर रही है। यूरोपियंस कहीं पर उनको दावत नहीं दी जा रही कि आए और वो मेडिएशन करवाएं, आए और सालसी करवाएं। ना उनसे कोई टेक्नोलॉजी को दुनिया देख रही है, ना उनसे कोई इन्वेस्टमेंट्स मांग रहा है। इन्वेस्टमेंट्स, इनोवेशंस, सालसी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ये सब चाइना की तरफ दुनिया देख रही है या रशिया की तरफ देख रही है या ओवरऑल ब्रिक्स की तरफ देख रही है। तो इनके पहले कख भी नहीं रहना है, इनके अपने लोग कह रहे हैं। यूरोपीय यूनियन इजराइल मीटिंग सेट डिस्पाइट ग्रोइंग स्ट्रेन्स ओवर गाजा ब्लॉकेड। बावजूद इसके क्रिटिसिज्म और सारा जारी है, लेकिन इस मीटिंग के अंदर इजराइल की शिरकत जो है वो मुतवक्के है। डिस्पाइट राइजिंग टेंशंस, इजराइल विल स्टिल ज्वाइन द यूरोपीय यूनियन एंड सदर्न नेबरहुड मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन ब्रसल्स ऑन जून 23। जून 23 को यह मीटिंग होने जा रही है और जून 17 से 20 तक यूनाइटेड नेशन के अंदर फलस्तीनी कॉन्फ्रेंस होगी और 23 को यह मीटिंग होने जा रही है। तो यह मीटिंग जो है वो एनुअली होती है, यानी हर साल होती है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के तमाम मेंबर स्टेट्स, उनके फॉरेन मिनिस्टर शरीक होते हैं और 9 यूरोपीय यूनियन से अलावा जो कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर शरीक होते हैं, जिसमें वन ऑफ द कंट्री इजराइल है। और इजराइल के साथ इजिप्ट है, जॉर्डन है, लेबनान है, मोरक्को है, सीरिया है, ट्यूनिस है और अल्जीरिया है। और स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन से भी नुमाइंदा जो है वो इसके अंदर शरीक हो रहा है। ये उनका सदरन जो मेडिटेरियन सी की नेशंस है उनको वो बुलाते हैं। तो 27 यूरोपीय यूनियन की जो स्टेट्स हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है इस सारे माहौल के अंदर। 27 यूरोपीय यूनियन कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स और ये बाकी जो कंट्रीज हैं ये सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे और उसके अंदर जब वो इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर होगा। फिर रिपोर्ट बता रही है कि प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, इजराइल जो है उस वक्त अग्रेशन भी कर रहा है, साथ साथ विक्टिम कार्ड भी खेल रहा है। जो काजा कैलिस है, टॉप डिप्लोमेट है यूरोपीय यूनियन की, उन्होंने क्रिटिसाइज किया और कहा कि अनएक्सेप्टेबल है जो कुछ इजराइल कर रहा है। उसके जवाब में इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है A total misunderstanding of the complex reality Israel is facing, कि इनको तो पता ही नहीं है कि हम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। तो वो पुराना वही विक्टिम कार्ड के जुल्म भी करना और फिर साथ ही मजलूम भी बन जाना। अच्छा, अब ये प्रेशर है यूरोपीय यूनियन के ऊपर कि इनको जब आप बयानात दे रहे हैं, और साथ ये हुआ है कि रिपोर्ट जो है वो लीक हो गई है, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि फिल फॉर जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म किया जाए और इसके साथ ये मीटिंग जो है उसमें इजराइल की शिरकत कैंसिल की जाए। यूरोपीय यूनियन वेज इजराइल ट्रेड डील एज लीक्ड वॉर क्राइम्स रिपोर्ट हिट्स हार्ड। ईयू ऑब्जर्वर जो है इसने ये रिपोर्ट शाया कर दी है। अब वॉर क्राइम्स इन गाजा साइटिंग मैस किलिंग्स एंड स्टारवेशन टैक्टिक्स, ये 2024 की रिपोर्ट है जो यूरोपीय यूनियन ने करवाई होगी, यानी एक ऑफिशियल रिपोर्ट कि क्या हो रहा है गाजा में। तो वो रिपोर्ट छुपा ली गई, उसको पब्लिश नहीं किया गया और यूरोप कहता रहा, पिछले वीक तक ये कहता रहा कि वहां पर कोई वॉर क्राइम्स नहीं हो रहे और इजराइल सेल्फ डिफेंस कर रहा है। हालांकि ये रिपोर्ट उनके पास मौजूद, सारी दुनिया को पता है कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो इसने एक्सपोज किया है किस एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर इजराइल वायलेशंस कर रहा है और कमिटेड बाय इजराइल इन गाजा में फर्दर कंप्लिकेट यूरोपीय यूनियन लीडर्स एफर्ट्स टू जस्टिफाई द कंटिन्यूएशन ऑफ इजराइल्स ट्रेड स्टेटस अंडर द यूरोपीय यूनियन इजराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट। ये जो रिपोर्ट है ये और मुश्किलात खड़ी करने वाली है उन यूरोपियन लीडर्स के लिए जो अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि इजराइल के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो जारी रहना चाहिए, क्योंकि उनकी किसी और की नहीं, यूरोपीय यूनियन की अपनी फाइंडिंग जो उन्होंने छुपा कर रखी हुई थी वो लीक हो गई है। और इसके साथ जब 15 बिलियन यूरोस की जो एक्सपोर्ट होती हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी अगर ये एग्रीमेंट कैंसिल होता है। आगे वो लिखता है कि दिस इज द एविडेंस so overwhelming the EU would make a joke। आगे वो लिखता है कि यूरोपीय यूनियन अगर अभी भी ये कहता है कि नहीं इजराइल जब कोई वॉर क्राइम्स नहीं कर रहा तो वो इटसेल्फ एक जोक बनकर रह जाएगा, वो एक मजाक रह जाएगा। और इग्नोरिंग दीज फाइंडिंग्स वुड अंडरमाइन द यूएन सिस्टम एंड द अथॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल लीगल इंस्टीट्यूट। और इनका अपना जो सारा सेटअप है, जो इनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका जो अपना ऑर्डर है, वो सब धड़म से गिर जाएगा।
यानी वो मजीद डैमेज होगा और अल्टीमेटली गिर जाएगा कि एक इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है और उनकी अपनी फाइंडिंग्स हैं, उसको वो डिनाई कर सकते हैं कैसे? तो अगर करते हैं तो फिर हैसियत ही कोई नहीं रह गई। द रिपोर्ट एक्यूज ऑफ इजराइल मैस किलिंग ऑफ सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन एज वेल एज द इंटेंशनल यूज ऑफ स्टारवेशन एज अ वेपन ऑफ वॉर। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है और स्टारवेशन को, फाकों को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई पीछे चीज रह नहीं जाती है। यूरोपीय यूनियन इंस्टीट्यूशंस अंडर स्क्रूटनी अहेड ऑफ ट्रेड व्यू। यूरोपीय यूनियन का जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ शराइत होती हैं, जिसमें एक आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 यह कहता है कि अगर वो मुल्क ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का मुर्तकिब पाया जाएगा तो उसके साथ ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब ये आर्टिकल 2 के तहत वहां पर ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इजराइल के साथ, वो रिव्यू किया जा रहा है। उसका जो फॉर्मल रिव्यू है वो शुरू हो चुका है और जो जून 23 मीटिंग होने जा रही है उससे पहले ये रिव्यू हो जाएगा, जिसमें यूरोपीय यूनियन या तो बता देगा कि वो कैंसिल कर रहा है या नहीं कर रहा, बता देगा कि इजराइल वॉर क्राइम्स कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो कह रहे हैं कि जब इसकी अपनी रिपोर्ट में ये एविडेंस है तो ये इसको डिनाई कैसे कर सकता है, और ये खुद एक जोक बनकर रह जाएगा। और स्पेन, आयरलैंड, बाकी मालिक जब वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटीज, ठीक है ना, और डिप्लोमेट्स और जर्नलिस्ट और राइटर्स के ये कैंसिल होना चाहिए। और आखिर में वो लिखता है कि जो उर्सुला है, जो प्रेसिडेंट है यूरोपीय यूनियन की, ही इज अवॉइडिंग टू कन्फ्रंट इजराइल डायरेक्टली। ये सबसे बड़ी जो ज़ायनिस्ट है ये इस वक्त रुकावट बन रही है, लीडिंग टू कंसर्न्स दैट द रिव्यूज फाइंडिंग मे बी डाइल्यूटेड। तो ये कोई ऐसा इकदाम उठा सकती है कि इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी जो रिपोर्ट नहीं शाया हो रही थी वो इसकी वजह से नहीं हो रही थी, और अब भी ये कोई ऐसा इकदाम उठा सकते। तो एक बड़ी फाइट जब अंदर वहां पर जारी है और प्रेशर है यूरोपीय यूनियन के लीडरशिप के ऊपर। और मैंने आपको बताया कि दुनिया का इक़्तिदार और दुनिया की नेशंस अब किसी और की तरफ देख रही हैं। तो अगर ये अपनी साख अभी भी नहीं बचाते, ऑलरेडी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अगर अभी भी ये सीज फायर नहीं करवाते और इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि इजराइल ये जुल्म कर रहा है, तो फिर इनकी क्या हैसियत रह जाएगी आलमी स्टेज के ऊपर। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं वो यूएई पहुंचे हैं। ये भी अहम दौरा है। यूएई की $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो इजिप्ट के अंदर हो रही हैं। जो मिस्र की बंदरगाहें हैं वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है यूएई। यूएई सीरिया में भी इन्वेस्ट कर रहा है, इजिप्ट में भी इन्वेस्ट कर रहा है, अफ्रीका के बाकी मालिक में भी इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन सूडान में इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात यूएई के ऊपर लग रहे हैं। बहरहाल, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स और आपस में कोऑर्डिनेशन जारी, लेकिन ये सब जो है वो गजा का सीज फायर करवाने में अभी तक कोई सूदमंद साबित नहीं हो रहा। अब आलमी आर्डर की सतह के ऊपर एक और जो बड़ा वाकया होने जा रहा है। देखिए, सिक्योरिटी जो अलायंस है ना, ये वर्ल्ड ऑर्डर को तय करेगा कि कौन किसके साथ खड़ा होता है। एक पावर हाउस है यूरोपीय यूनियन, एक पावर हाउस है अमेरिका, एक पावर हाउस है चाइना, एक पावर हाउस है रशिया और ब्रिक्स उसके बाद आप कह लें जो इमर्ज कर रहा है। तो यूरोप और जब अमेरिका साथ खड़े हैं तो उनके मुकाबले में कोई भी नहीं टिक सकता है। लेकिन चाइना अब एक ऐसा पावर हाउस इमर्ज करता चला जा रहा है जो टक्कर दे रहा है। अब इसमें अगर यूरोप भी अमेरिका से निकलकर या इंडिपेंडेंट हो जाए या चाइना के कैंप के अंदर चला जाए या चाइना के हॉस्टाइल ना हो, तो फिर अमेरिकन एम्पायर को यह सबसे बड़ा धचका होगा। और इस वक्त चीन की नजर जो है वो यूरोप के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा वाकया जो होने जा रहा है कि अहम तरीन एक समिट होने जा रहा है चाइना के अंदर और 50 साल पूरे होने वाले हैं चाइना और यूरोप के डिप्लोमेटिक टाइज के। अब आप कहेंगे कि 50 साल कैसे, क्योंकि चाइना तो 49 के अंदर आजाद हुआ है, लेकिन उस वक्त वेस्ट के जो ताल्लुकात थे वो ताइवान से थे, चाइना से नहीं थे। जब निक्सन का दौरा हुआ है तो उसके बाद बाकायदा वन चाइना पॉलिसी को माना गया और वीटो जो है वो मेनलैंड चाइना को शिफ्ट किया गया ताइवान से। तो फिर तब से जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के डिप्लोमेटिक टाइज है वो चाइना के साथ शुरू हुए हैं। तो 50 साल उसको पूरे होने जा रहे हैं और उस तनाजुर के अंदर ये बहुत बड़ा समिट होने जा रहा है। और पीछे एक बैकग्राउंड है, ऑलरेडी यूरोप को ऑफर कर चुका है चाइना। तो इस दिन की मुनासबत से यानी मीटिंग्स और बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं, जिसमें मैक्रोन शरीक होने जा रहे हैं, जिसमें जर्मन चांसलर शरीक होने जा रहे हैं और बाकी मुल्कों स्पेन के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी शरीक हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है जिसमें चाइना तैयारी कर रहा है कि वो यूरोप को बड़ी डील्स ऑफर करे। और सबसे पहला वो जो सिग्नल भेज रहा है इस मीटिंग से पहले ही वो ये है कि 500 जो जेट्स हैं उनकी वो ऑर्डर देने जा रहा है, फ्रांस की कंपनी एयरबस को और एक जर्मन कंपनी है उसको। और ये बहुत बड़ी तब्दीली इसलिए है कि इससे पहले बोइंग से तैयारे खरीदे जाते हैं, अमेरिका से खरीदे जाते हैं, लेकिन अब बोइंग से चाइना नहीं खरीद रहा, यूरोप से खरीद रहा है।
हालांकि बोइंग सबसे बड़ी कंपनी है और वो उनके अपने चाइना के अपनी भी कंपनीज हैं, लेकिन वो यूरोप से खरीद रहा है, एक सिग्नल भेज रहा है कि हम तैयार हैं आपके साथ बड़े लेवल के मुआहदे करने के लिए। चाइना वेज मैसिव एयरबस एयरक्राफ्ट ऑर्डर अहेड ऑफ यूरोपीय यूनियन लीडर्स विजिट। 500 ये जेट्स होंगे। यूरोपीय यूनियन लीडर्स प्रिपेयर टू विजिट बीजिंग इन जुलाई। अब आप देखें कि अगला ये महीना कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिड जून के अंदर यानी 17 से 20 जून तक जो है वो फलस्तीनी कॉन्फ्रेंस, 23 जून को ये यूरोप का मीटिंग, उसमें इजराइल होगा नहीं होगा, और उससे पहले जो है वो एग्रीमेंट के बारे में भी उन्होंने फैसला करना है। जुलाई के अंदर ये होने जा रहा है और आगे अक्टूबर के अंदर जो है वो अरब लीडरशिप मॉस्को जा रही है। 50 इयर्स डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं, रिलेशंस हैं, उनकी एनिवर्सरी है। और चाइना एयरबस एयरक्राफ्ट ऑर्डर वुड रिप्रेजेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्रीज एविएशन हिस्ट्री। ये चाइना की तारीख का सबसे बड़ा ऑर्डर होने जा रहा है। एंड कुड सर्व एज अ जियोपॉलिटिकल सिग्नल अमिड ऑनगोइंग ट्रेड टेंशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स। और ये बहुत वाज़ेह मैसेज होगा कि अमेरिका के साथ एक तिजारती जंग चल रही है, तो चाइना शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स यूरोप, तो ये एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल होगा। डील में कोइंसाइड विद यूरोपियन यूनियन चाइना डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी। मैक्रोन एंड चांसलर आर अमंग द यूरोपियन लीडर्स एक्सपेक्टेड टू विजिट बीजिंग इन जुलाई। ये दो और बाकी यूरोप के बाकी मालिक भी शामिल होंगे। Both France and Germany are key stakeholders in Airbus, and high-profile China Airbus aircraft order would send a clear diplomatic signal of Beijing's intent to deepen ties with Europe. बिल्कुल वाज़ेह ये मैसेज होगा। Beijing continue to sideline Boeing amid trade rift. Boeing से चाइना जो अपने आप को साइडलाइन कर रहा है, और while Airbus to stand gain its US rival Boeing remains sideline in China. Airbus जो है, जो फ्रांस और जर्मनी की कंपनी है, यानी इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है लेकिन जर्मनी के भी शेयर्स हैं, वो गेन कर रही है, और बोइंग जो है वो साइडलाइन हो रहा है। और चाइना ने अपनी जो प्राइवेट एयरलाइंस कंपनीज हैं उनको भी ऑर्डर किया है कि बोइंग के कोई तारे जो है वो ना खरीदे जाएं। तो ये एक बड़ा वाकया है। और इसी दरमियान जो है वो ट्रंप इस वक्त कोशिश कर रहे हैं चीन के सदर के साथ कॉल पर बात करने की, लेकिन कॉल पर बात नहीं हो रही है। और ट्रंप ने कहा कि ही इज एक्सट्रीमली हार्ड टू मेक डील्स विद। बड़ा मुश्किल है कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना के साथ कोई डील की जा सके। ही इज वेरी हार्ड, ही इज वेरी टफ। और ट्रंप कोशिश कर रहा है कि चाइनीज सदर के साथ कॉल हो जाए, लेकिन वो आगे से जवाब नहीं दे रहे हैं। ये अमेरिकी सदर के साथ आज ये हो रहा है बहरहाल। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन यूक्रेन जो है वो मजीद ऐसे ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये ऑपरेशंस यूक्रेन को जो उसकी डिफीट हो चुकी है उससे बचा नहीं सकते, और अल्टीमेट डिफीट उसकी आ रही है। अब जरा रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन मिसाइल डिसएडवांटेज ग्रोज एज रशिया रैम्प्स अप अटैक्स। यूक्रेन का एक तो देखें, रशिया की ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, और ये जो इन्होंने ऑपरेशन किया है ये सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। भाई रशिया इससे क्या मतलब सरेंडर कर देगा, क्या हो जाएगा? और वैसे भी ये वायलेशंस है उन तमाम एग्रीमेंट्स की जो ऑलरेडी नेटो और इन सब ने कर रखे हैं रशिया से। अच्छा, तो अब आप देखिए कि यूक्रेन का जो एयर डिफेंस है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो लॉकहीड मार्टिन है अमेरिका की कंपनी, जो पैट्रियट मिसाइल उनको दिए हुए हैं, वो पर ईयर सिर्फ 600 मिसाइल प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि बड़े महंगे और बड़ा मुश्किल होता है इनको बनाना। सिर्फ 600 मिसाइल, जिसमें से सिर्फ 200 जब यूक्रेन को भेजे जाएंगे, बाकी वो इजराइल को भेजेंगे या आगे बाकी अपने इत्तेहादियों को भेजेंगे। सिर्फ 200। और रशिया इस साल कितने मिसाइल प्रोड्यूस करेगा? 3000 लॉन्ग रेंज मिसाइल, जिसमें सिकंदर बैलिस्टिक मिसाइल होंगे और 560 KH-101 क्रूज मिसाइल्स होंगे। और आगे से उनके पास एंटी मिसाइल कितने हैं? सिर्फ 200, और ये 3000 बना रहे हैं। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसको रोकने के लिए 2 एंटी मिसाइल फायर करना पड़ते हैं। तो यानी उनके 50, अगर उनके 100 बैलिस्टिक मिसाइल आएंगे तो उनके 200 तो फारिग हो गए, और उनके पास टोटल 3000 हैं। तो ये कैसे उनको सामना करेंगे? जमीनी फौज भी आ रही है और एयर डिफेंस भी इनका फारिग हो रहा है। इवन इफ यूक्रेन कंटिन्यू टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, the pace of Russian production paired with its deliberate targeting of Ukraine defense infrastructure could eventually outmarch Kyiv ability। बावजूद इसके कि अगर यूक्रेन ऐसे मजीद ऑपरेशंस भी करता है तो भी उसको कोई कामयाबी हासिल नहीं होने वाली। Bombers may be hit again, but it's all tall order. Ukraine is now focusing more on hitting the platforms that launch ballistic and cruise missiles। यूक्रेन ऐसे मजीद ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। पिछला जो ऑपरेशन हुआ है उसमें 18 महीने लगे हैं। हाई डिग्री ऑफ सिक्रेसी चाहिए, और अब रशिया और ज्यादा अलर्ट होगा, तो ये मुश्किल है। द सक्सेस कैन नॉट फंडामेंटली शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन द एयर। ये सारे ऑपरेशंस और जो भी है ये शिफ्ट नहीं कर सकते जो सक्सेस रशिया को हासिल हो चुकी है।
तो रशिया ने भी रिस्पॉन्ड भी देना है, वो जंग में फाते है और ये इस तरह के अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं और रशिया जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ये ताजा तरीन और आपको याद है करसक के अंदर ये दाखिल हुए थे और वेस्ट ने कहा था पता नहीं ज़ेलेंस्की ने क्या कर दिया है और उसके बाद क्या हुआ, तो यहां भी वही होने जा रहा है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। हमने राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।